SA 520। SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स का स्टैंडर्ड है। SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स डिफाइन द वर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज इवैल्यूएशन, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग क्या? रिलेशनशिप इन बिटवीन financial as well as non-financial item. Evaluation of financial information through the analysis of relationship among financial as well as non-financial data. और यदि इस एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद किसी भी तरह की आपको यदि कोई भी एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन आती है, इन दैट केस यदि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही डेफिनेटली। यदि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू कोई वाइड वेरिएशंस आपको नजर आई या आपको मिस स्टेटमेंट का चांस नजर आया, इन दैट केस जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट माना जाएगा। इट आल्सो एनकम्पास सच इन्वेस्टिगेशन एज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स that are inconsistent with other relevant information. Nature of analytical procedure. Analytical procedures को दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर एक, आप कंपैरिजन कर सकते हैं एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का विद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड, विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स एंड विद सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। एक तो हो गया कंपैरिजन, और दूसरा यू मे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस लाइक रेशो, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन बिटवीन टू आइटम्स। तो वो रिलेशनशिप इट मे बी इन बिटवीन टू फाइनेंशियल आइटम और इट मे बी इन बिटवीन वन फाइनेंशियल आइटम एंड अनदर नॉन फाइनेंशियल आइटम। कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप among elements of financial information or financial as well as relevant non-financial informations. ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। मैं आपको प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर लेकर चल रहा हूं। प्रोसीजरल पार्ट, अब हमने ऊपर नेचर में पढ़ा कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलग अलग तरह से अप्लाई हो सकता है। कंपैरिजन की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, कंपैरिजन प्रायर पीरियड के साथ, एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ। कौन सा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आपको अप्लाई करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। डिटरमिन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपको कौन सा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूट करेगा उसको डिटरमाइन करिए। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि जो सैप है हमारे, दे आर मोर सुटेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जिनको ओवर अ पीरियड प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओवर अ पीरियड प्रेडिक्ट, जिनकी प्रेडिक्शंस की जा सकती है। लाइक कोई रेवेन्यू की कैलकुलेशन बहुत सारा है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको ध्यान हो, मैं रेगुलर क्लासेस में भी उस एग्जाम्पल को कराता हूं और एग्जाम में भी आया हुआ है। होटल का रूम रेंट, होटल का रूम रेंट क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ रूम्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एवरेज टैरिफ पर डे मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। तो बेस्ड अपॉन दैट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस एक प्रेडिक्टिव मॉडल के थ्रू कि एक होटल कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा इन अ पर्टिकुलर पीरियड। नंबर 2, एनालिटिकल प्रोसीजर की सुटेबिलिटी दो और बातों पर डिपेंड करती है। आप किस असर्शन को चेक करना चाह रहे हैं और आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। कुछ केसेस में अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल भी यूज किए जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको होटल वाला एग्जांपल दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको डिफरेंट एश्योरेंस लेवल प्रोवाइड करेंगे। लाइक यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं प्रायर पीरियड के साथ, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो अलग हो सकती है उस सेटिस्फेक्शन से यदि आप कंपैरिजन एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ करते हैं या आप कंपैरिजन इंडस्ट्री एवरेज के साथ करते हैं। सिमिलरली यदि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स को भी परफॉर्म करें, लाइक वाउचिंग को, वेरिफिकेशन को, तो डेफिनेटली
आपको एक अलग तरह का एश्योरेंस लेवल मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड वैसे भी सुजेस्ट करता है कि यदि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज ए सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज करेंगे, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स लाइक वाउचिंग वेरिफिकेशंस। तो वही बात यहां पर लिखी गई है, पर्टिकुलर सैप may be considered suitable when test of details are performed on same assertion। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नंबर दो पर बात आ जाती है टू इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा की रिलायबिलिटी को इवेलुएट करना। डाटा कौन सा है? जिस डाटा के ऊपर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको होटल रूम रेंट वाला एक केस बताया जिसमें मेरे पास 3 डाटा की रिक्वायरमेंट आ गई। नंबर 1, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। नंबर 2, ऑक्यूपेंसी रेशो क्या है उस होटल की। नंबर 3, एवरेज टैरिफ पर डे का क्या है। जो ये डाटा है, आपको इस डाटा की रिलायबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना होगा। और डाटा की रिलायबिलिटी की इवैल्यूएशन में 4 मेन फैक्टर्स काम करते हैं। नंबर 1, वो डाटा का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। वो डाटा इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल डाटा आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन इंटरनल वन, ऐसे 500 में पढ़ा था। सिमिलरली इंटरनल डाटा में बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्गर। नंबर 2, कंपेरेबिलिटी। डाटा रिलायबल तब माना जाएगा यदि वो डाटा कंपेरेबल नेचर का है। कंपेरेबल डाटा मींस कि जिस डाटा को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे डाटा के साथ, तो वो जो दूसरा डाटा है उसकी नेचर भी पहले वाले डाटा से मिलनी चाहिए। मान लीजिए मैं कंपनी का करंट ईयर का डाटा कंपेयर कर रहा हूं पिछले साल के डाटा से। पिछले साल कंपनी डबल शिफ्ट पर काम करती थी, इस साल कंपनी सिंगल शिफ्ट पर काम कर रही है। पिछले साल कंपनी मैनुअल लेबर के थ्रू काम कर रही थी, इस साल कंपनी मैकेनिकल वर्क के थ्रू काम कर रही है। पिछले साल एक नॉर्मल केस था, कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं था। इस साल इकोनॉमी बुरी तरह से अफेक्टेड है और कोरोना का बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जिसके कारण इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है और हमारी बिजनेस एक्टिविटी भी अफेक्ट कर रही है। तो क्या करंट ईयर के डाटा को पिछले ईयर के डाटा से कंपेयर करना लॉजिकल होगा? इसको आप इंडस्ट्री के एवरेज डाटा से करंट ईयर का एवरेज, ओनली करंट ईयर का एवरेज, उससे कंपेयर करें तो शायद लॉजिकल हो सकता है। एंटीसिपेशन निकालें, बजट बनाएं, उससे कंपेयर करें, दैट माइट सीम सुटेबल। नेक्स्ट वन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन को आप यूज करने वाले हैं उस इंफॉर्मेशन की नेचर एंड रेलिवेंस, और नंबर 4 पर उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। तो जिस डाटा को आप यूज कर रहे हैं एनालिटिकल पर्पस के लिए, उसके ऊपर 4 मेन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2, कंपेरेबिलिटी। नंबर 3, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड नंबर 4, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। अब देखिए आपने क्या किया, आपने एक सैप डिटरमाइन कर लिया, आप कौन सा सैप फॉलो करने वाले हैं, किस डाटा पर फॉलो कर रहे हैं, उस डाटा की रिलायबिलिटी आपने निकाल ली। तो अब क्या करो, इस डाटा को इस सैप के ऊपर अप्लाई करा दो। इस सैप में इस डाटा को फिल करके आप निकाल लीजिए आपके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या बनता है एक फाइनेंशियल आइटम का। या आप रेशो निकाल रहे थे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो आप रेशो निकाल लो कि एक रेशो क्या बनती है। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशो एंड इवेल्युएट whether the expectation is sufficiently precise to identify material misstatement and at the same time आपको एक रेंज डेवलप करनी है कि यदि आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट और जो कंपनी ने अपनी बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड कर रखा है उसके बीच का डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है या नहीं है। मान लीजिए आपके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बनता है 10 करोड़ रुपए का, और आपने कहा आप
प्लस माइनस 5% तक टॉलरेट कर सकते हैं। एक्चुअल अमाउंट आ गया लेट से 9.65 करोड़ रुपीस। दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज एक्चुअल। डिफरेंस है 0.35 करोड़ रुपए का। और आपके हिसाब से टॉलरेबल रेंज क्या थी? टॉलरेबल रेंज थी 0.5 करोड़ की। ओके, आप इस मिस स्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर, यदि एक्चुअल अमाउंट 9.15 करोड़ रुपीस का होता, इन दैट केस जो डिफरेंस का अमाउंट है वो 0.85 करोड़ का होता, और जो ये डिफरेंस है ये टॉलरेबल रेंज के बाहर जा रहा है। यदि ये टॉलरेबल रेंज के बाहर जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे? आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, क्या कुछ सर्कमस्टांसिस में कोई इसी तरह का कोई चेंज किया गया है? इंक्वायर द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स आपको दिया, आपको उसके ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना है। और यदि आपको लगता है कि दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है जो जनरली रिक्वायर्ड है, लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करिए। यह है हमारा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें एक बात और है, क्या हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ ऑडिट एज अ ओवरऑल कंक्लूजन भी यूज कर सकते हैं? तो ये स्टैंडर्ड कहता है यस, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन एज टू whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity। year end पर, सॉरी year end नहीं, near the end of audit, near the end of audit एक ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कि लाइक जब ऑडिट कंप्लीट हो गई तो कोई आपने बड़ी रेशियोज निकाल ली, उन रेशियोज को एक्चुअल से कंपेयर कर लिया, तो वहां पर एक ओवरऑल कंक्लूजन में कंपैरिजन या रिलेशनशिप आपको हेल्प कर सकती है इन डिटरमाइनिंग कि क्या आपने जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है और वो आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करती है या नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट एसए 520। और इसके अंदर जो मेन चीज आपको याद करनी है वो ये है ऑडिटर प्रोसीजर्स 1, और नंबर 2 पर इन्वेस्टिगेशन। ये दो मेन पार्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं, L1 और दूसरा L2। इसके क्वेश्चन देख लें जरा जल्दी से। व्हाट आर द, ये तो थ्योरी है, ये रूम रेंटल का, एम्प्लॉय सैलरी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसकी डिस्कशन मैंने आपको करा ही दी है। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा का 4 क्राइटेरिया, 4 वर्ड याद रखने हैं। क्या क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। 4 चीजें। और ये नवंबर 18 का क्वेश्चन है। फिर इन ऑडिट ऑफ DEF, ऑडिटर मेड यूज ऑफ सर्टेन एनालिटिकल प्रोसीजर विद रिगार्ड टू सर्टेन की डाटा। Result obtained shows inconsistencies with other relevant information. State the course of action that auditor should take to ensure that risk of material misstatement would be contained to a low level। तो अब inconsistency आपको मिल गई, एक सेकेंड। तो अब आपको क्या करना है? नाउ अब आपको इंक्वायर करना है मैनेजमेंट को, और यदि कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर जो आपको लगता है परफॉर्म करने चाहिए तो आप उनको परफॉर्म करिए। तो ये था हमारा SA 520। 2 मेन टॉपिक है, एक ऑडिटर प्रोसीजर्स का और दूसरा है आपका इन्वेस्टिगेशन का।